हाँ, तो हम लोग बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं। बाबर जो है, हमने बताया कि यह अफगानिस्तान का जो फरगना है वहाँ के अंदिजन में पैदा हुआ। और इसके माता या पिता का नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या था, हमने अभी आपसे चर्चा की। इसका पूरा नाम क्या था? तो जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है। यह किस वंश से था, इसके वंश का नाम क्या था, आपके एग्जाम्स में कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो इसके वंश का नाम था मुगलिया वंश, जिसको सामान्यतः अफगानिस्तान के क्षेत्र में तिमूर वंश कहा जाता था। कई बार आपके एग्जाम में आएगा तिमूर वंश या फिर तिमूरी वंश, कि ये जो बाबर है यह किस वंश का था। हालांकि इसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की, लेकिन ये रहने वाला था कहाँ का पहले? तो यह रहने वाला था आपके कहाँ का? अफगानिस्तान का। और अफगानिस्तान में जो तिमूरी वंश थी, जो मुगलिया वंश थी, यह उसी स्थान से संबंधित था। बात करें इसके पिता का या फिर माता का नाम, तो इसके पिता का नाम जो है वह आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा और याद होगा, तो उमर शेख मिर्जा। कई बार आप लोगों ने चर्चा में नाम आया होगा आप लोगों के सामने। उमर शेख मिर्जा इसके पिता का नाम है। और इसके माता का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार इसकी माता का नाम। पिता का नाम अधिकांशतः आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो कि है उमर शेख मिर्जा। इसके अलावा वंश का नाम हमने बताया। और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि बाबर के समकालीन जो शासक थे, उनसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप में से किसी एक को भी पता हो तो बताइए कि बाबर के समकालीन शासक कौन थे। बताएं भाई, बाबर के समकालीन शासकों के नाम याद है आप लोगों को? बताइए। कृष्णदेव राय, ठीक है। और कोई? बंगाल का भी एक शासक था, नुसरत शाह। सर राणा साखा। राणा सांगा, अच्छा। और कोई? बंगाल का शासक नुसरत शाह। और आपका ये जो विजयनगर साम्राज्य है, उसका शासक जो कृष्णदेव राय है, यह इसके समकालीन थे। बात विजयनगर की आई है तो थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। इसके संस्थापक को लेके आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किसे कहते हैं या फिर कौन है। तो ध्यान रखिएगा, हरिहर और बुक्का जो हैं, यह विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इसी वंश का जो शासक है आपका विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय, जो कि काफी चर्चित शासक है, यह इसी बाबर के समकालीन था। अर्थात जिस समय भारत में बाबर शासन कर रहे थे, ठीक उसी समय दक्षिण भारत के साम्राज्य में जो विजयनगर साम्राज्य था, वहां पर आपके कृष्णदेव राय शासन करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब देखिए, यह जो बाबर हैं, इसने अभी तक जो थे, जो भी सुल्तान थे, वह क्या करते थे कि तिमूरी जो परंपरा थी, जहां के अफगानिस्तान का ये जो तिमूरी वंश का ये जो बाबर था, वहां पे उपाधि जो लेते थे राजा वहां के, वो मिर्जा की उपाधि लेते थे। शासक के तौर पर, राजा के तौर पर जो वो उपाधि धारण करते थे, वो मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। लेकिन यह जो था, इसने मिर्जा के स्थान पर बाबर प्रथम ऐसा शासक था जिसने पादशाह, जो कि बाद में परिवर्तित होकर बादशाह बना, उसने यह उपाधि पहली बार धारण की भारत में। ध्यान रखिएगा, तिमूरी परंपरा में शासक मिर्जा उपाधि धारण करते थे, लेकिन इसके विरुद्ध जाकर बाबर प्रथम ऐसा शासक बना जिसने की बादशाह की उपाधि धारण की। और यही बादशाह बाद में जाकर आपका बादशाह आपका शब्द प्रयोग में लाया जाता है। तो इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई, तो उसके आगे बढ़े। नहीं तो फिर बताइए, आगे कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए। क्लियर है? ऑल क्लियर? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो बाबर है, इसने अपने शासन काल में कई सारे युद्ध किए। अब देखिए, हालांकि हम लोग ये जानते हैं कि इसने 1526 में पानीपत के युद्ध से भारत में अपना अस्तित्व जमाया और मुगल वंश की स्थापना की। लेकिन यदि हम आपसे यह पूछें कि बाबर का प्रथम युद्ध कब हुआ
भारत में बाबर ने प्रथम आक्रमण कब किया और कहाँ किया? तो आप में से किसी को यदि ध्यान है तो आप हमें बताइए। किसी एक को भी ध्यान हो तो बताएं भाई। 1519 में कब? यूसुफ जाही जाति के विरुद्ध 1519 में सर। हाँ, 1519 में बाजौर एक स्थान है भारत में, बाजौर। वहां पर 1519 में एक जाति निवास करती थी जिस जाति का नाम था यूसुफ जई जाति। इस यूसुफ जई जाति को पराजित करने के लिए, इनको हराने के लिए ही बाबर ने 1519 ईस्वी में भारत में पहली बार आक्रमण किया। और जो उसका बाद वाला आक्रमण जिसमें वह सफल हुआ और भारत की जो सत्ता थी उसको हथियाने में वह सफल हुआ, वह आक्रमण माना जाता है 1526 का, जिसमें उसने आपके इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ये तो था प्रमुख युद्ध के पहले की बातें। अब आते हैं एक एक करके बाबर के द्वारा लड़े गए वे युद्ध जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चर्चा मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पहला युद्ध जो हमने आपको बताया, पानीपत का प्रथम युद्ध। कहाँ लड़ा गया? पानीपत में लड़ा गया। पानीपत वह स्थान है, हमने कल ही बताया था कि मुख्यतः जो भी युद्ध लड़े जाते हैं उन युद्धों के नाम उन स्थानों या फिर जिनके बीच में यह युद्ध लड़ा जाता है उनके आधार पर रखे जाते हैं। तो पानीपत वह स्थान है जिनके आधार पर पानीपत जो यह नाम है वह रखा गया। इसमें कौन कौन दो पार्टियां थी? तो एक तरफ था बाबर, दूसरी तरफ था इब्राहिम लोदी जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक भी था। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? तो इस युद्ध में विजय हुई थी आपकी बाबर की, और जो इब्राहिम लोदी था वह इस युद्ध में मारा गया था। ठीक है, क्लियर है। और इस युद्ध की एक विशेषता भी है कि इस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया था। इसी तोप खाने ने बाबर को अपने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमने इस तोप खाने के दो तोपची के नाम अपने आपको हमने कल की क्लास में बताया था कि कौन से ऐसे दो तोपची थे बाबर की तरफ से जिन्होंने युद्ध के मैदान में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आपको यदि ध्यान हो तो आप में से कोई भी हमें बता सकते हैं। उस्ताद अली और मुस्तफा। उस्ताद अली और मुस्तफा, वेरी गुड, सही जवाब है। इन दोनों ने किया था बाबर के तरफ से तोपों को चलाने का काम। तो इन दोनों के नाम भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस युद्ध में जो तोप चलाए गए थे उन तोपों को सजाने की एक बड़ी विशेष पद्धति अपनाई थी इसने, जिस पद्धति को उस्मानी पद्धति कहा जाता है। हालांकि आपके जो एग्जाम का लेवल है उस लेवल पे यह महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन फिर भी ध्यान में रखिएगा कि बाबर के द्वारा इस युद्ध में जो तोप को चलाने और उनके तोप की जो कार्यशैली थी कि उसको किस प्रकार से युद्ध में उपयोग किया जाएगा, उनकी स्थिति क्या होगी, उसके लिए उसने एक उस्मानी पद्धति लगाया था। मतलब दो गाड़ियां होंगी, उन दो गाड़ियों के बीच में तोप स्थित होगा। इसी का प्रयोग किया गया था तोप को चलाने के लिए, और इसी पद्धति को कहा गया था आपको क्या? उस्मानी पद्धति। इतनी बात क्लियर है? यस सर। ठीक। अब देखिए भाई, बाबर की बात हम लोग कर रहे हैं। बाबर के अलावा यह तो हो गया इसका प्रथम युद्ध। द्वितीय युद्ध क्या है, किसी को जानकारी है? बाबर के द्वारा लड़ा गया द्वितीय युद्ध वह क्या है? सर खानवा का युद्ध, खानवा जो खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, कब राणा लड़ा गया सांगा था? और बाबर के बीच। 16 मार्च 1527 ईस्वी को, 16 मार्च 1527 ईस्वी को ये जो खानवा का युद्ध है वह लड़ा गया था। ठीक है। अब देखिए, महत्वपूर्ण ये है कि यह किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया था और इसमें किसने जीत हासिल की थी। देखिए, युद्ध के संदर्भ में तीन चीजें पूछी जाती हैं। कल की क्लास में भी हमने चर्चा की, कहाँ पर लड़ा गया, किनके बीच लड़ा गया, और इस युद्ध में विजय किसकी हुई। तीन चीजें पूछी जाती हैं। खानवा जो कि सीकरी स्थान है उससे 10 मील दूर पर स्थित एक स्थान है। इस युद्ध में दो प्रमुख लोगों ने भाग लिया था, एक बाबर
दूसरा राणा सांगा, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि मेवाड़ का शासक था। मेवाड़ स्थान है, उस मेवाड़ का शासक जो राणा सांगा है वो, और जो बाबर है वह, दोनों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। कन्हैया जी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, आपके वजह से डिस्टरबेंस हो रही है। तो इन दोनों के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। कब लड़ा गया? 16 मार्च 1527 को। इसमें जीत किसकी हुई? तो बाबर की जीत हुई। और महत्वपूर्ण चीज युद्ध का यह है कि इस युद्ध के पश्चात जो बाबर है, उस बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेंगे कि बाबर ने किस युद्ध के पश्चात गाजी की उपाधि धारण की थी। तो ध्यान रखिएगा, खानवा के युद्ध के बाद कब हुआ? 1527 में हुआ। किनके बीच हुआ? तो बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच में हुआ। जीता कौन? बाबर जीता। और इसने कौन सी उपाधि धारण की? आपने अभी हमने बताया आपको, गाजी की उपाधि इसने धारण की। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस। अच्छा, एक चीज और है कि बाबर, थोड़ा बहुत लोग मानते हैं कि ये उदार था, इसीलिए बाबर की हमको अन्य उपाधि मिलती है इसकी उदारता को देखते हुए। कलंदर, कलंदर, कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, अभी मुझे रिमाइंड हो गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा और नोट कर लीजिए कि वह कौन सा मुगल वंशीय शासक है जिसे कलंदर कहकर पुकारा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, बाबर वह शासक है जिसको उसकी उदारता के लिए कलंदर कहकर पुकारा जाता है। तो कलंदर शब्द किस मुगल वंशीय शासक के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यह प्रयोग किया जाता है आपके इसी बाबर के लिए। पानीपत युद्ध जो था, इस युद्ध को जो गुरु नानक थे उन्होंने अपने समक्ष, अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा था। खैर, इनकी चीजें उतनी डिटेल में आपको नहीं पूछेंगी, फिर भी मेरा कर्तव्य है आपको पॉइंट टू पॉइंट की जानकारी देना। तो दो युद्ध हमने बात की, पानीपत, खानवा। तीसरा जो युद्ध है वह लड़ा गया था चंदेरी का युद्ध। आप में से कई लोग जानते भी होंगे चंदेरी का युद्ध। देखिए, जो साल है, साल आपको लगभग लगभग एक एक साल के बाद मिलेगा। पानीपत का 1526, खानवा का 1527, चंदेरी का 1528, और जो घाघरा का युद्ध होगा वह आपका 1529। तो 26 से शुरू हो रहा है, 29 तक जा रहा है। तो आपको क्रम में बस ध्यान रखना है, पहले पानी पिया है मतलब पानीपत का युद्ध हुआ है, फिर खाना खाया है मतलब खानवा का युद्ध हुआ है, फिर चंदा मामा को देखे हैं मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ है, फिर घुमरी करने लगे हैं अर्थात घाघरा का युद्ध हुआ है। तो कुल 4 युद्ध हैं महत्वपूर्ण 1526 से लेके 1529 के बीच में। बात कर रहे हैं हम लोग चंदेरी युद्ध की। तो चंदेरी युद्ध यह 29 फरवरी के आसपास लगभग 1528 ईस्वी में लड़ा गया। किनके बीच लड़ा गया यह जानकारी हमको देंगे कन्हैया जी। बताइए भाई कन्हैया जी, जो चंदेरी का युद्ध है यह किसके किसके बीच में लड़ा गया था? बताएं भाई, पता है? हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। आवाज पहुंच पा रही है हमारी आप तक? यस सर। बताएं तब, हाँ या ना में जवाब दें। नहीं मालूम। अन्य किसी को मालूम है? बाबर और मेदिनी राय। बाबर और मेदिनी राय, ठीक है। इसमें विजय किसकी हुई थी? बाबर। बाबर की, ठीक है। अब देखिए भाई, ये जो चंदेरी का युद्ध है, चंदेरी में लड़ा गया, किन दो लोगों के बीच में लड़ा गया? बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में विजय किसकी हुई? बाबर की हुई। और इस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित करने के पश्चात उसकी 2 पुत्रियां थी। मेदिनी राय जिसको बाबर ने पराजित किया था, उस मेदिनी राय की 2 पुत्रियां थी, और इन दोनों पुत्रियों को
इस बाबर ने अपने पुत्रों में बांट दिया, इस प्रकार से कह सकते हैं प्रदान कर दिया। अब ये पहले की राजाओं की राजनीति कह लें या उनकी दुर्नीति कह लें, मुझे समझ में नहीं आती है। पहले से ही यदि आप देखोगे जो क्रूरता है ये चरम सीमा पे थी कि जो भी शासक विजय प्राप्त करते थे वह जो भी शासक हार जाते थे उनकी रानियों को, उनकी पुत्रियों को या तो शादी करते थे या अपने साम्राज्य में, अब आप लोग समझ सकते हैं, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, किस रूप में उनको रखा जाता था। तो ये बहुत पहले से परंपरा चली आ रही है। आप प्राचीन समय से उठा के देख लो चाहे अभी भी देख लो, जो ये क्रूरता है ये पहले से पर्याप्त है। तो बाबर ने इस युद्ध के पश्चात, जो चंदेरी का युद्ध है, इसमें मेदिनी राय को हराया, उनकी 2 पुत्रियों को, अपने पुत्रों हुमायूं और जो कामरान है उनको प्रदान कर दिया, दे दिया, जैसे उनके घर की हो। खैर इनकी चर्चा हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। फिलहाल आप इतना जानिए कि चंदेरी का युद्ध 1527 में लड़ा गया मेदिनी राय और बाबर के बीच में। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और इस युद्ध के पश्चात जो मेदिनी राय की पुत्रियां थीं इनको कामरान और हुमायूं के बीच में बांट दिया गया, प्रदान कर दिया गया। इसके बाद जो अगला युद्ध आपको ध्यान में रखना है वह रखना है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध भाई कब हुआ, किनके बीच हुआ, तो आप में से किसी को जानकारी है तो बताइए। प्रिंस जी आप बताइए भैया, सबसे पहले कोशिश कीजिए, क्या पता है आपको कि ये जो घाघरा का युद्ध है यह किनके बीच हुआ? अफगान और बाबर के बीच में। अन्य किसी को? देखिए यस सर, ये अफगान और ये बाबर है, के बीच में 1529 में। सही जवाब है प्रिंस जी का, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए भाई 2 प्रकार के प्रश्न बाबर के युद्ध से पूछे जाएंगे, पहला युद्ध और अंतिम युद्ध। यदि प्रथम युद्ध पूछा जाएगा मुगल वंश में आने के पश्चात तब तो हो जाएगा पानीपत का युद्ध, लेकिन बाबर का भारत पर प्रथम आक्रमण पूछेगा तो हमने अभी कुछ देर पहले बताया 1519 में भारत का जो बाजौर क्षेत्र है वहां की जो जाति है यूसुफ जाई जाति, उसने उसके ऊपर आक्रमण किया था। लेकिन यदि अंतिम आक्रमण भारत में पूछेगा, आक्रमण के संदर्भ युद्ध कह ले, वो तो आक्रमण था, इन्वेजन था, वो दूसरे देश से आकर हमारे भारत में आक्रमण करना, ये युद्ध है। अपने देश में दूसरे प्रदेशों को विजिट करने के लिए यह युद्ध था। आक्रमण और युद्ध में अंतर है। तो अब देखिए इस युद्ध में जो ये घाघरा का युद्ध होता है यह 1529 में 5 अप्रैल के आसपास आपको देखने को मिलता। किन लोगों के बीच में हुआ? तो पहली बात कि यह अफगान, एक तरफ अफगानी लोग थे जो उसके होमलैंड के लोग कह लें वो थे, और यह दूसरी तरफ था बाबर। इन दोनों युद्धों में जमकर लड़ाई हुई। अब महत्वपूर्ण है कि ये युद्ध हुआ कहाँ? तो घाघरा एक स्थान है, घाघर का तट, घग्गर का तट कह लें उसको, जो कि बिहार में पड़ता है। तो इस घाघरा के तट पर अफगान सैनिकों और बाबर के मध्य में यह जबरदस्त लड़ाई हुई, और यहाँ पर ये जो अफगानी थे इनको हार का सामना करना पड़ा, और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यह बाबर के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध था। तो यदि प्रश्न आपके एग्जाम में आए कि बाबर के द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध का नाम क्या है या फिर वर्ष पूछे तो भी आपको ध्यान में रखनी है चीजें। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? अच्छा एक चीज और, मध्यकालीन इतिहास में मेडिवल पीरियड आपकी जो हिस्ट्री है उसमें घाघरा का युद्ध यह एक प्रथम ऐसा युद्ध था, पहला ऐसा युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया। इसलिए आपको यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सा ऐसा युद्ध है मुगल वंश के शासन काल में कह ले या फिर मध्यकालीन भारत में कह ले जो जल एवं थल दोनों में लड़ा गया। उस पॉइंट से इंपॉर्टेंट की बात करें, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, तो ध्यान रखिएगा वह घाघरा का युद्ध है जिसमें अफगानी और बाबर एक साथ लड़े थे। बाबर विजयी हुआ और उसने क्या किया था कि इसके द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब इसके शासन काल में इसने आगरा में एक बड़ा महत्वपूर्ण बाग का निर्माण कराया। बाग मतलब गार्डन, वो टाइगर वाइगर वाला बाग मत समझ लीजिएगा, बाग नहीं, बाग, गार्डन, जिसको हम लोग सामान्यतः क्या बोलते हैं, आराम बाग बोलते हैं।
आराम बाग, आप लोगों ने नाम सुना होगा आराम बाग का। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता भी है कि आराम बाग का स्थापना कह लें, निर्माण कह लें, किसके द्वारा किया गया। तो आप जानिएगा यह किया है किसके द्वारा, बाबर के द्वारा। कहाँ स्थित है, आगरा में स्थित है। एक चीज और जानिएगा, ये जो आराम बाग जिसको बाबर ने आगरा में बनवाया था, यह ज्यामिति विधि से इसका निर्माण किया गया था, जिसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री मेथड से इस आराम बाग का निर्माण किया गया था, जिसको हम लोग नूरे अफगान कहते हैं सिंपली टर्म में, लेकिन हम लोग यदि भारतीय संदर्भ में जाने तो इसको हम लोग आराम बाग कहते हैं। तो इस चीज को भी आपको पॉइंट आउट करना है, याद करना है। इसमें अभी किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी तो बताए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ें। सर आगे बढ़िए। अच्छा, एक चीज मैं और बताना आपको भूल गया, मुगल वंश को एक अन्य नाम से जाना जाता है। इन द केस मान लीजिए आपके एग्जाम में आ जाए तो ठीक ठीक, नहीं तो फिर आप अपने नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा। हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि जो ये बाबर था यह किस वंश से संबंधित था, मुगलिया या फिर तिमूरी वंश से संबंधित था। इसीलिए मुगल वंशीय शासकों को तिमूरियन वंश का भी कहते हैं, तिमूरियन। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा, इन द केस यदि पूछ दे कि तिमूरियन वंश का स्थापना किसने किया था, या फिर किन शासकों को, किन वंश के शासकों को तिमूरियन कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह बाबर के द्वारा स्थापित जो मुगल वंश है, इस मुगल वंश के शासकों को, मुगल वंश को ही तिमूरियन कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए भाई, बाबर ने बड़ा इंपॉर्टेंट शासक हो जाता है बाबर, क्योंकि इससे कई सारे प्रश्न, बाबर ही नहीं इवन मुगल काल के हर वो शासक आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि इन सभी मुगल शासकों ने एक से बढ़कर एक कार्य किए। हालांकि देश में स्थापत्य संरचनाएं हुई, बाकी सब हुए, लेकिन इनका शासनकाल मध्यकालीन भारत की स्थिति में अपने आप को बांधने का कार्य करता है। बाकी धार्मिक दृष्टिकोण से क्या हुआ, साहित्यिक दृष्टिकोण से क्या हुआ, तो आप लोग देखोगे कि अलग अलग चीजें हैं। इसमें इस्लाम धर्म का उद्भव आपको दिखाई देगा, साहित्यिक दृष्टिकोण से आपको कई सारे साहित्य की रचनाएं दिखाई देंगी, जिसमें फारसी, तुर्की, कई अन्य भाषाओं में साहित्य लिखे जाएंगे। स्थापत्य के एक से बड़े एक नमूने आपको दिखाई जाएंगे, भले ही उनपे कंट्रोवर्सी है। आजकल हम लोग सुनते हैं कि जामा मस्जिद तो आपका कह लें, उसके बाद ताजमहल कह लें, लाल किला कह लें, जो भी कह लें, हालांकि वो कंट्रोवर्सी वो अलग चीज है, लेकिन जो स्थापत्य के चीजें हुई ये एक से बढ़ के एक हुई। इसके अलावा इसके शासनकाल में अन्य चीज हमको देखने को मिलेंगी, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उनकी चर्चा हम मेंशन करते हुए चलेंगे आपसे। इसी क्रम में बाबर ने सड़क को मापने की, जो रोड होता है, जो सड़क होती है, उसको मापने की एक बड़ी अजीब, एक मतलब एक विशिष्ट प्रकार की पद्धति निकाली। उस पद्धति को, उस मापने का जो पैमाना था, उसका नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बाबर के द्वारा सड़क को मापने की, सड़क को मेजरमेंट करने की उस इकाई का, उस पैमाने का नाम क्या है। तो उस इकाई का, उस पैमाने का नाम है आपका क्या है, तो ध्यान रखिएगा वह है गज ए बाबरी। गज ए बाबरी किसका नाम है, यह आपका है सड़क को मापने का काम। अब आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा कि किस शासक ने गज ए बाबरी नामक पैमाने की शुरुआत की, तो बाबरी दिया है तो सिंपल सा आप वहां पे दिमाग लगा सकते हो, बाबर के द्वारा। उद्देश्य यदि पूछ दे कि निम्नलिखित में से गज ए बाबरी का उद्देश्य क्या है, या फिर गज ए बाबरी क्या है, या फिर सत्य सत्य दे देगा प्रश्न कि गज ए बाबरी सड़क को मापने की एक पैमाना था, तो आपको पहला कथन सही है कि सत्य है कि असत्य, ये चीज जानना पड़ेगा। तो ध्यान में रखिएगा गज ए बाबरी जो है यह सड़क को मापने का यह एक इकाई था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, किसके द्वारा शुरू किया गया था, बाबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो यह दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। इसके अलावा अकबर, जब हम आगे आपको चर्चा करेंगे अकबर की, तो यह जो अकबर है इसने इस बाबर का मकबरा पहले आगरा में था, इस आगरा से उसने काबुल में स्थानांतरित करवाया था। प्रथमतः जब बाबर का मकबरा बनवाया गया
उस मकबरे का स्थान था आगरा। लेकिन जब अकबर का शासन काल आता है तो वर्तमान में जो काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है, वहां पर इस अकबर ने आगरा से इस मकबरे को वहां पर स्थानांतरित करवा दिया, पूरे मतलब स्थापत्य संरचना सहित वहां पर पुनः एक मकबरे का निर्माण कराया गया और संरचनाओं को वहां पर स्थापित कराया गया। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शासक के द्वारा बाबर के मकबरे को आगरा से काबुल स्थानांतरित कराया गया। तो ध्यान रखिएगा, वह शासक था आपका कौन? वह शासक था अकबर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। यस। अब देखिए, इनसे संबंधित कुछ चीजें आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे बाबर के आक्रमण के समय कौन कौन से भारतीय राज्य थे और उनसे संबंधित शासक कौन थे। तो दिल्ली में दिल्ली सल्तनत का जिसने बाबर ने हराया था, उसको सबसे पहली बात आप सभी लोग जानते हैं, इब्राहिम लोदी। दिल्ली में शासक था इब्राहिम लोदी, जिसको हराकर बाबर क्या बना? मुगल वंश का प्रथम संस्थापक बना। दूसरा क्षेत्र था सिंध का क्षेत्र। इस सिंध के क्षेत्र का जो शासक था वह था शाह बेग अरमून। शाह बेग अरमून जो है, यह सिंध का क्षेत्र का शासक था बाबर के समय। फिर कश्मीर के क्षेत्र की बात करें तो कश्मीर में उस समय शासन था मुहम्मद शाह का। मुहम्मद शाह किस क्षेत्र का शासक था? कश्मीर का था। मालवा के संदर्भ की बात करें, जो मालवा का क्षेत्र है, उस समय मालवा का क्षेत्र का शासक था महमूद शाह द्वितीय। महमूद शाह द्वितीय किस क्षेत्र का शासक था? मालवा का शासक। गुजरात की बात करें तो गुजरात में उस समय शासन था बहादुर शाह का। बंगाल की बात करें तो हमने अभी कुछ देर पहले ही बताया, जो कि आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नुसरत शाह। बंगाल में कौन था? नुसरत शाह। मेवाड़ के संदर्भ में हमने अभी बताया, खानवा का युद्ध किसके साथ लड़ा गया था? राणा सांगा के साथ। तो मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा था। उसके अलावा विजयनगर साम्राज्य में जो शासक था वह था आपका राजा कृष्ण देव राय। तो यह कुछ शासक थे और राज्य थे जिनसे संबंधित शासक बाबर के समकालीन माने जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन या कोई परेशानी? बताएं भाई। सर गुजरात का कौन था? सिंध का, गुजरात का सबका मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं। दिल्ली का इब्राहिम लोदी, सिंध का शाह बेग अरमून, कश्मीर का मुहम्मद शाह, मालवा का महमूद शाह द्वितीय, गुजरात का बहादुर शाह, बंगाल का नुसरत शाह, मेवाड़ का राणा सांगा और विजयनगर का कृष्ण देव राय। यह कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे जो कि आपके बाबर के समकालीन थे। क्लियर हुआ? आगे बढ़े। यस सर। कोई कंफ्यूजन? सर ठीक। अब इसके देखिए, इसके मृत्यु के संदर्भ में कुछ एक विद्वान है जो यह कहते हैं कि इसकी जो मृत्यु हुई थी वह लाहौर के निकट हुई थी। कुछ एक विद्वान में जैसे सतीश चंद्र हैं, जो कि मध्यकालीन भारत के बड़े महत्वपूर्ण इतिहासकार माने जाते हैं। इनकी पुस्तक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो सतीश चंद्र का यह मानना है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वह लाहौर के निकट हुई थी। लाहौर जो कि पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी। लेकिन जो बाबरनामा है, आप लोगों ने बाबरनामा का नाम सुना होगा, जिसमें बाबर की जीवनी है, बाबर से संबंधित जो घटनाएं हैं उनका वर्णन हमको देखने को मिलता है। ठीक, बाबरनामा कहता है कि बाबर की जो मृत्यु है यह 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई थी। यह बाबरनामा का कहना है। लेकिन सतीश चंद्र इससे कुछ अलग हटकर कहते हैं। अब उनका रीजन क्या है, तर्क क्या है, ये मुझे अभी स्पष्ट नहीं है। यदि मुझे जानकारी होगी तो मैं आप लोगों को जरूर सूचित करूंगा। लेकिन बाबरनामा की माने
तो भाई देखिए हमारे पास जो लिटरेरी सोर्स होगा हम उन्हीं को एविडेंस के रूप में ऑथेंटिक मानेंगे। तो बाबरनामा हमारे पास एक साहित्यिक स्रोत है जो बाबर के जीवन से संबंधित घटनाओं को उजागर करता है, और यह बाबरनामा हमें बताता है कि जो आपके यह बाबर हैं इनकी मृत्यु आगरा में हुई, इसीलिए आगरा में ही मकबरा बनवाया गया था बाबर का, जिसे बाद में अकबर स्थानांतरित करवाता है कहां पर, काबुल में। तो अकबर ने के शासनकाल में काबुल में स्थानांतरित हुआ। मृत्यु कहां होती है, आगरा में होती है। कब होती है, तो 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोग ये बताइए ये जो बाबरनामा है ये किसने लिखा था। आप लोगों को ये हमें कल की क्लास में बताना है। बताइए भाई, कल की क्लास में आप लोग ये बताएंगे कि जो ये बाबरनामा पुस्तक है यह किसके द्वारा रचित है। जब हम लोग मुगल कालीन के साहित्य पढ़ेंगे अलग से, तो उसमें चाहे कोई भी हो, तो उन सभी चीजों के, चाहे हुमायूं नामा हो, बाबरनामा हो, अकबर से संबंधित जितनी पुस्तकें हैं वो चीजें हो, सभी की चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। लेकिन कल आप लोगों का है कि बाबरनामा किसने लिखी, किस भाषा में लिखी, ये सभी चीजें आपको कल बतानी होंगी। खैर, एक चीज और जानिए, बाबर की एक पुत्री थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। उसने एक रचना की है हुमायूं नामा। उस हुमायूं नामा के अनुसार जो इब्राहिम लोदी थी उसकी मां, जिस इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी, उसी इब्राहिम लोदी की मां ने जहर देकर बाबर की हत्या की थी कह लें, या फिर उसकी मृत्यु प्रदान की थी। यह कहती है बात किसमें, हुमायूं नामा में। हुमायूं नामा लिखा किसने, तो बाबर की पुत्री जिसका नाम है गुलबदन बेगम। खैर इसमें सच्चाई कितनी है ये हम लोगों को नहीं पता। इसके अलावा आगरा का जो आराम बाग है, जिसे हम लोग नूर बाग के नाम से ही जानते हैं, वहां पर इसको दफनाया गया। किंतु इनकी अस्थियों को, बाबर की अस्थियों को उनके इच्छानुसार उनकी जो विधवा पत्नी थी जिसका नाम था मुबारक यूसुफ जई ने शेर शाह के शासनकाल में काबुल के उद्यान में दफनाया। तो पहले आगरा था, आगरा से कहां चली गई इनकी अस्थियां, काबुल। तो वही मकबरे का स्थानांतरण होता है, बाद में जब आपको डिटेल में पढ़ाएंगे तो बताएंगे किसके शासनकाल में होता है। तो मकबरे का निर्माण अकबर के शासनकाल में होता है। जो अस्थियां ले जाई जाती हैं वह शेरशाह के शासनकाल में ले जाई जाती हैं, और किसके द्वारा ले जाई जाती हैं, तो इनकी पत्नी जिनका नाम है मुबारक यूसुफ जई। इतनी बातें क्लियर हैं, बताइए सर भाई। ये मृत्यु वाला जो ये कंसेप्ट है, ये वहां से वहां ले गया, वहां से यहाँ, ये एक बार और बताइए। देखिए आप सभी लोग इतना जानिए कि जो बाबरनामा है वो ये कहता है कि इनकी मृत्यु 1530 में 26 दिसंबर को आगरा में होती है। ये तो बात करता है बाबरनामा। वहीं पर जो हुमायूं नामा है, जो गुलबदन बेगम ने लिखा है, जो कि बाबर की पुत्री है, इसमें उनकी पुत्री ने लिखा है कि जो बाबर की मृत्यु है यह जो इब्राहिम लोदी की मां है उनके द्वारा दिए गए जहर से होती है। तो इनको तो पहले आगरा में जो आराम बाग है उसमें दफनाया गया था इनको, लेकिन उनकी जो अस्थियां हैं, उनकी पत्नी, जो कि बाबर की इच्छा भी थी कि उनकी अस्थियों को काबुल में एक उद्यान है वहां पर दफनाया जाए, तो इनकी पत्नी जिनका नाम है मुबारक यूसुफ जई, इनकी अस्थियों को यहां से ले जाकर जो वहां का अफगानिस्तान में जो काबुल का क्षेत्र है वहां के उद्यान में दफनाया जाता है। कब, शेर शाह के शासनकाल में। और जब आपके अकबर आएंगे तो जो मकबरा बाबर का पहले आगरा में स्थापित होता है, उस मकबरे को वह कहां उठा के ले जाते हैं, वह ले जाते हैं आपके काबुल में, अफगानिस्तान। ये बातें क्लियर हो गई। अस्थियों को ले जाते हैं इनकी पत्नी और मकबरे का निर्माण करवाते हैं काबुल में अकबर। दो बातें क्लियर हैं दोनों। यस सर। अब आते हैं भाई सिक्के के संदर्भ में। बाबर ने अपने शासनकाल में दो बड़े महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे। सॉरी, वो सिक्के थे
आपके एक शाहरुख नाम का सिक्का हमने बताया था जब दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे थे तब, जो चांदी के सिक्के होते थे इनको शाहरुख बोलते थे। और काबुल के क्षेत्र में जो चांदी के सिक्के चलाए गए बाबर के शासनकाल में इनको शाहरुख बोला गया, और जो कांधार के क्षेत्र में चलाए गए इनको बाबरी बोला गया। तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि किस मुगल वंशीय शासक ने किस मुगल वंशी शासक ने शाहरुख और बाबरी नामक सिक्कों का प्रचलन कराया था, तो ध्यान रखिएगा बाबर के द्वारा इन सिक्कों को चलाया गया था। और किस माध्यम में, किन धातु के फॉर्म में, तो चांदी के सिक्कों के रूप में इनको चलाया गया था। किन क्षेत्रों में बात कही जाए तो काबुल में और गांधार के क्षेत्र में, कंधार के क्षेत्र में। गांधार अलग है, कंधार अलग है। आप चीजों को ध्यान रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? इसके अलावा आत्मकथा जो हमने अभी आपको पहले ही बताया था, जिसको हम लोग कल होमवर्क भी दिया है, बाबरनामा रचना किसने की मैं बता देता हूं। हालांकि प्रिंस जी ने भी बताया है यहाँ पर कि खुद लिखा था। सही जवाब है बाबर के द्वारा अपनी खुद के ऊपर जो आत्मकथा लिखी गई थी, ऑटोबायोग्राफी लिखी गई थी, वह बाबरनामा थी, जिसको स्वयं बाबर ने लिखा था। किस भाषा में लिखा गया था यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब देखिए बाबरनामा हम लोग इसको हिंदी में बोल लेते हैं, लेकिन उर्दू भाषा में जो है या फिर फारसी भाषा में कह लें, इसका नाम था तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी, जिसको हम लोग सामान्यतः बाबरनामा बोलते हैं, इसकी रचना बाबर ने की थी। किस भाषा में की थी? तुर्की भाषा में की थी। ठीक है, इसको कभी कभी हम लोग वाकियाते बाबरी भी कहते हैं, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। वाकियाते बाबरी भी कहते हैं, जिसको सामान्यतः हम लोग बाबरनामा या फिर तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में लिखा था। अब देखिए महत्वपूर्ण ये है कि यह जो तुजुक ए बाबरी है, बाबरनामा है, इसका बाद के समय में अनुवाद किया गया अन्य भाषाओं में। लिखा गया है मूलतः किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन जब आगे के शासन काल में अकबर आते हैं, तो अकबर के समय में अकबर ने इस तुजुक ए बाबरी का, बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। तो यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे कि बाबरनामा का अनुवाद फारसी भाषा में किस शासक ने कराया, तो अकबर ने कराया। या फिर यही प्रश्न घुमा के पूछ दे कि बाबरनामा को अकबर ने किस भाषा में अनुवाद कराया था, तो ध्यान रखिएगा वह कराया था फारसी भाषा में। उसके बाद 1590 में अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका फारसी अनुवाद किया, और फारसी जो बाबरनामा का फारसी भाषा है, उस फारसी भाषा से अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले लीडन और आर्सकीन जो शासक हैं, जो लेखक हैं, उन्होंने किया था। तो इसका फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ है। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया है लीडन, आर्सकीन और एल्किंग, 3 लोगों हैं जिनको इन्होंने इंग्लिश में इनका अनुवाद किया है। फारसी में किसने किया है? तो अकबर के शासन काल में किया गया। बाद में फिर 1990 में अब्दुल रहीम खाना, जिन्होंने क्या किया? फारसी बात में अनुवाद किया। इतनी बातें क्लियर हैं? बताइए भाई, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक, तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 1526 में बाबर आते हैं, आक्रमण करते हैं इब्राहिम लोदी पर। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी इस पानीपत के प्रथम युद्ध में मारे जाते हैं। मुगल वंश की स्थापना होती है, कई सारे काम करते हैं और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार जो आपके बाबर हैं, इनका जो होता है शासनकाल, वह क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। ठीक है, बातें क्लियर हैं आप लोगों की?